वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रो फॉलोअर्स विद यू। और आज हम चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। देखो, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबको पता था कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें जीतेगा कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये लोग नेशनल मूवमेंट की लेगेसी लेकर चल रहे थे। यानी कि जिन लोगों ने हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, अब वही लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली लोग उनको ज्यादा जानते थे और उनसे ज्यादा अट्रैक्टेड थे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कांग्रेस ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो पूरी कंट्री में जानी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में, पूरी कंट्री में जानी जाती थी और लोकल लेवल तक जानी जाती थी। मतलब जो छोटे से छोटा लेवल है और बड़े से बड़ा लेवल है, हर जगह कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी। तीसरी बात, जवाहरलाल नेहरू बड़े ही पॉपुलर और करिज्मेटिक लीडर थे। लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की विक्ट्री रही। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था ही। जब फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो सबको पता था कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन एक चीज जिसने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, जिसने बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वो ये ही थी कि कांग्रेस की जो सीटें थी वो बहुत ज्यादा आई थी। 489 सीट्स पहली लोकसभा में थी, उसमें से 364 कांग्रेस ले गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे आई थी पार्टी, जो कि सिर्फ 16 सीट्स ही जीत पाई थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताएंगे कि लोकसभा में प्रेजेंटली कितनी सीट्स हैं, क्योंकि लोकसभा की सीट्स जो हैं वो बढ़ी हैं ड्यू टू द पॉपुलेशन। तो आप मुझे यही यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस डोमिनेंस ये दिखा रहा है 1952 से 1967 तक, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी येलो पोर्शन है ये मेनली कांग्रेस रूल कर रहा था और बड़े ही अच्छी तरह से इन्होंने, मतलब आप डोमिनेंस देख सकते हैं हर स्टेट में जहां आपकी नजर जा रही है, हर स्टेट में यहाँ पर कांग्रेस ही कांग्रेस है। जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा स्पेशल केस था। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां की जो पार्टी है वो उसने बेसिकली रूल किया था इस एरा में। देन यहाँ पर आप केरला देख सकते हैं। केरला में भी जब फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कांग्रेस की बनी थी। लेकिन बाद में चल करके जो सेकंड गवर्नमेंट बनाने का टाइम आया, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला में अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो ये एक केरला भी आप एक तरह से अलग एक्सेप्शन कह सकते हैं कांग्रेस डोमिनेंस में। हालांकि पहली बार तो केरला में भी कांग्रेस ही आई थी। जितने भी वाइट पोर्शंस आप देख रहे हैं उनका कुछ पोर्शंस का, जैसे सिक्किम, गोवा और इन सब का अभी तक फेट इतना डिसाइड हुआ नहीं था, तो इसीलिए ये इनका कलर इन्होंने वाइट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ दे रखा है किस तरह से लोकसभा की सीट्स यहाँ पर दे रखी हैं, 489, 494, 494। और कांग्रेस का ग्राफ देखिए 364, 371, 361 और बाकी तो बिल्कुल कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही बाकी पार्टीज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कांग्रेस ने सेंट्रल लेवल पे यानी कि प्राइम मिनिस्टर और जो लोकसभा लेवल है उस पर भी अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी और उसमें अपने स्टेट्स में भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन कांग्रेस का डोमिनेंस रहा यहाँ पर और कांग्रेस मेनली 3/4 तक सीट्स जीत जाती थी। यानी कि जितनी भी लोकसभा सीट्स होती थी उसका 3/4 तो कांग्रेस ही जीतती थी और बहुत ज़्यादा हाई मेजॉरिटी से आती थी। लेकिन कुछ स्टेट्स में भी इसने अपना अच्छा दबदबा बना के रखा, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आए। देन दिस इज द थिंग। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखता है कि जो कांग्रेस है उसकी जो विक्ट्री का एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली बूस्टेड है। यानी कि कांग्रेस ने ये तो
बता रखा है कि 3/4 यानी कि अब आप लेके चलो 489 सीट्स में से 3/4 जो फ्रैक्शन है वो जीतती थी कांग्रेस, लेकिन वोट इसको आधे भी नहीं मिलते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो 45% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं, लेकिन 74% ऑफ द सीट्स मिल गई हैं। बेसिकली ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से था, यानी कि जो पहले उस जैसे अपनी रेस होती है तो जो पहले रिबन को वो कर गया, पास कर गया, वही जीतता है। सेम उसी तरह ये था। और आप अपने 11th में ही सारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी पढ़ करके आए हो, जिसके अंदर यही है कि जो पहले ले गया उसी को वो वाली सीट मिलेगी। मेजॉरिटी होना ना होना इस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड अगर हम नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के वोट्स देखें, जितने कांग्रेस कैंडिडेट्स को छोड़ करके जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स देखें तो वो कांग्रेस से ज्यादा थे, मगर जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे वो ज्यादातर डिवाइडेड थे। मतलब ओपोजिशन इस वक्त बहुत ज्यादा वीक था और बटा हुआ था। मतलब अगर वो लोग जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं वो एक साथ होते, मिले हुए होते, तो उनके वोट्स कांग्रेस से ज्यादा थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस पावर में, जो एक और कारण है कांग्रेस का पावर में बने रहने का वो ये भी है कि ओपोजिशन बहुत वीक था। चाहे उनके वोट्स कांग्रेस से ज्यादा थे लेकिन वो फिर भी डिवाइडेड था। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। देखो 1957 का जब स्टेट इलेक्शन हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीती। 60 सीट्स आउट ऑफ 126 सीट्स मिली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। इसके अलावा 5 निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते, उनका सपोर्ट भी था। जो कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे EMS नामूदरीपद, वो उन्होंने फाइनली मिनिस्ट्री अपनी बना ली, अपनी सरकार बना ली। और पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी है वो डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्शन लड़ करके पावर में आई है। वरना आज तक आपने सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है और रूल ही हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करती है। मगर इंडिया में ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन लड़ करके पावर में आती है। तो ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार सी बात थी। इसके अलावा अब हुआ क्या, 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उसने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में थी और केरला की जो गवर्नमेंट है जो ये डेमोक्रेटिकली चुन करके आया है, इसको डिसमिस कर दिया, इसको हटा दिया। देखो आर्टिकल 356 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सेंटर के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा सके। बेसिकली स्टेट इमरजेंसी टाइप होती है अगर उसे ऐसा लगता है तो क्या किया गया कि आप इसे आगे पढ़ेंगे अभी चैप्टर 5 चैप्टर 6 में इस प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में और गहराई में पढ़ेंगे। और लोगों को ये लगा कि इसका मिसयूज किया गया है इस टाइम पर, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया और लोगों को रोष है इस बारे में। लेट्स कम टू द सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी थी, 1934 में आ गई थी, और जो कि थोड़ा सोशलिज्म से अट्रैक्टेड थे, जो चाहते थे कि हमारे गरीब अमीर की खाई कम हो, गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो। 1948 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हर पार्टी का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो 1948 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया और ये कह दिया आप 2 पार्टी के मेंबर्स नहीं रह सकते। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, अब फाइनली इनको सेपरेट होना पड़ा कांग्रेस से। पहले कांग्रेस के अंदर ही थी, लेकिन अब इनको सेपरेट होकर के एक नई सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी 1948 में। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की हम बात करें तो इसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा रही नहीं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है। मतलब जिस लेवल पर इसको अपनी पावर दिखानी चाहिए थी उतनी सक्सेसफुल ये पार्टी नहीं रही। सोशलिस्ट जो है वो इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव रखते हैं।
इन्होंने अपने आप को कांग्रेस और कम्युनिस्ट से पूरी तरह से अलग कर रखा है। कांग्रेस को ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग पैसे वाले लोग और कैपिटलिस्ट लोगों को सपोर्ट करते हो और जो मजदूर तबका है, जो गरीब हैं लोग, उनको इग्नोर कर रहे हो। प्रॉब्लम इनको तब आई जब कांग्रेस ने 1955 में कह दिया कि हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे चलेंगे, कि हमारा जो गोल है वो पुअर गरीब की अपलिफ्टमेंट है, गरीब अमीर की खाई को कम करना है और हम सोशलिस्ट चीजें अपनाएंगे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये अपने आप को कांग्रेस से अलग कैसे दिखाएं, अपने आप को देखो ये, क्योंकि ये भी तो यही चाह रहे थे कि गरीब मजदूर तबका आगे बढ़े। अब इनको समझ नहीं आ रहा था हम कांग्रेस से अलग कैसे हो, लोगों को कैसे पता चले, क्योंकि ये तो कांग्रेस कर रहा है। कुछ लोग जो राम मनोहर लोहिया जिनके लीडर थे, उन्होंने अपना कांग्रेस से दूरी बना ली और उनका क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन कुछ लोग जिनको कि अशोक मेहता लीड कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेशन बनाए रखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी कुछ पार्टीज हैं जो कि सोशलिस्ट पार्टी से जैसे स्प्लिट हो जाती है ना पार्टी, मतलब पहले एक पार्टी होती है लेकिन वो धीरे धीरे हो सकता है कि वो कट जाए और अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाए, तो ये उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और ये सारे कुछ लोग हैं, कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज है, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, ये जो कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है और जनता दल सेक्युलर जो कि HD कुमारस्वामी की पार्टी है। ये सब, इन सभी का जो ओरिजिन है वो सोशलिस्ट पार्टी से ही होता है। ओके, नाउ इज द नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। देखो, इंडिया एक अकेली कंट्री नहीं है जिसमें एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है। इंडिया जो है, लेकिन इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया है वो डिफरेंट है। देखो, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें डेमोक्रेसी या तो रही ही नहीं, या नॉमिनल डेमोक्रेसी रही, या फिर एक पार्टी थी जो कि पावर में आ गई और उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर हमारी तरह ही, लेकिन उसके बाद वो जमी रही और उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए। ठीक है, जैसे कि डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी रहता है, एक ही पार्टी रूल करती है चाइना, क्यूबा और सीरिया को। चाइना में तो आप जानते हैं शी जिनपिंग की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही रूल करती है। इसके अलावा और किसी को परमिट ही नहीं है कि वो अपनी पार्टी बना सके। देन देखो, आर्मी वगैरह का भी एक रोल रहता है, जैसे पाकिस्तान में भी आधी बार आर्मी आ जाती है रोल में, आधी बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग आते हैं। मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान भी कुछ साल पहले तक वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इंडिया को डोमिनेट किया, मगर फिर भी आज तक भी इंडिया डेमोक्रेटिकली सक्सेसफुल रह पाया है और कांग्रेस के डोमिनेंस के अंदर इस वजह से नहीं दबा क्योंकि हमारी फाउंडेशन so स्ट्रांग थी। हमने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए और कांग्रेस सही उसमें, यानी कि फ्री एंड फेयर, बिना किसी यूं कहें कि किसी बैड टैक्टिक्स के बिना कांग्रेस पावर में आई। लोगों के वोट से कांग्रेस पावर में आई, ना कि कुछ इलेक्शन को मैनिपुलेट कर या खराब करके पावर में आई। ये सिमिलर था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस था कांग्रेस का वो डेमोक्रेटिकली था, जिसमें वो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़के आ रहे थे। बाकी ये जो पहले के कंट्रीज हैं इनमें या तो डेमोक्रेसी थी ही नहीं। अभी आप नीचे देखेंगे स्पेनिश का केस, यहाँ पर क्या हुआ था, जिन लोगों ने स्पेनिश के लिए, स्पेन के लिए वो लड़ी नेशनल मूवमेंट, वो पार्टी में तो आ गए, वो पावर में तो आ गए, लेकिन वो फिर पावर में ही रह गए और उन्होंने डेमोक्रेसी को फिनिश सा कर दिया। इट वॉज इन मैक्सिको, आई एम सॉरी आई प्रोनाउंस्ड इट स्पेन। मैक्सिको में हुआ था। देखो, मैक्सिको ने जब 1929 में एक पार्टी फाउंड होती है, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी,
इन्होंने क्या किया, 6 डिकेड्स तक यानी कि 60 साल तक मैक्सिको में रूल किया। और इन्होंने लेगेसी ये लोग लेकर के चले मैक्सिकन रेवोल्यूशन की, जैसे कि कांग्रेस इंडियन रेवोल्यूशन की लेगेसी लेकर के चली थी। ओरिजिनली पीआरआई में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट्स के लोग थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडर्स, गरीबों को रिप्रेजेंट करने वाले, अमीरों को रिप्रेजेंट करने वाले, न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन प्लूटार्को इलियास कैलिस जो कि फाउंडर था पीआरआई का, उसने ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया। अब क्या होता था, इलेक्शंस तो होते थे रेगुलर इंटरवल्स पर, लेकिन हमेशा पीआरआई जीतती थी। क्यों? क्योंकि वो माल प्रैक्टिसेस करती थी, कोशिश करती थी कि हम ही पावर में रहें और किसी दूसरी पार्टी को जानबूझ करके जीतने नहीं देती थी। और पता है ये लोग डेमोक्रेसी क्यों, ये लोग इलेक्शंस क्यों कराते हैं? ताकि इनको लेजिटिमेसी मिल जाए कि हम लोग तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि हम लोग तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आए हैं। वो करेक्टर देने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन असल में कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्शन नहीं होते। बहुत ज्यादा रिग्ड हुए थे इस वक्त इलेक्शन, क्योंकि उनको परफेक्ट डिक्टेटरशिप माना गया। फाइनली पार्टी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गई पार्टी 2000 में। मैक्सिको अब वन पार्टी डोमिनेंट कंट्री नहीं है, लेकिन पीआरआई ने जो टैक्टिक्स अपनाए उससे लोगों के मन में अभी भी थोड़ा बहुत सस्पिशन है, और अभी भी लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे एरिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। तो यही हमारी इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे कंट्री में देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाती थी पहले, पास्ट में तो बहुत ही ज्यादा होती थी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मगर इंडिया में लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पार्टीज लड़ती हैं और इलेक्शन जीत करके आती हैं, ना कि बूथ कैप्चरिंग करके। और मतलब कई सारे टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, इंडिया में भी होता है, लेकिन उसका डोमिनेंस नहीं है। और लार्जली किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट बनाने का फेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू ही होता है, इसीलिए आज तक इंडिया डेमोक्रेसी भी है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।